बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारा उपसहसयोजिक यौगिक वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। देखो हमारा टॉपिक है वर्नर सिद्धांत, ठीक है। तो वर्नर सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हमारे किसी भी संकुल जो है उसकी संयोजकता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीयक संयोजकता। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो, वहां पे मैंने आपको सारा डिटेल से बता रखा है। अब देखो बात आती है, देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट है वैसे तो। क्वेश्चन क्या आता है कि आपको इस तरीके से संकुल दे दिया गया और इस संकुल में इसने कहा कि अगर इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवा दी, AgNO3। AgNO3 से करवाने पर आपको AgCl के कितने मोल मिलेंगे, तो वो है 3 मोल। तो इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, ठीक है, समझना इस चीज को। मैंने आपको बताया था कि देखो जब हम किसी भी संकुल की बात करते हैं तो संकुल के अंदर जो है ना वो कभी भी आयनों में नहीं टूटता। संकुल के बाहर जो भी चीज हो, चाहे वो आपका प्लस के रूप में हो चाहे वो आपका माइनस के रूप में हो, वो आपका विलयन जो है आयनों में टूट जाता है। मतलब वो किसी के साथ भी विलित हो जाता है, किसी के साथ भी विक्रिया दे देता है। लेकिन संकुल के अंदर जो चीज पाई जाती है वो कभी भी आपके आयनों में नहीं टूटती है, वो वैसे की वैसी ही रहती है। अब इस बात को समझना, इसने बोला है कि आपके पास ये संकुल है, ये पूरी की पूरी क्या है, आपके पास समन्वय मंडल बोलते हैं इसे। अपने इस कोष्ठक के अंदर जो होता है इसे अपने क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। ये पूरा का पूरा क्या है, आपका उपसहसयोजिक यौगिक है। आपको पता है इस कोष्ठक के अंदर जो चीज है वो आयनों में नहीं टूटेगा, लेकिन इस कोष्ठक के बाहर जो चीज है वो आपका आयनों में टूट जाता है और ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। अब इसने बोला है कि अगर AgNO3 मिलाया जाए तो AgCl के कितने मोल प्राप्त होंगे। अब मान लो ये आपके पास पूरा का पूरा जो यौगिक है, जो कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया आपने करवा दी AgNO3 के साथ। AgNO3 के साथ करवाने पर क्या होता है कि AgNO3 में Ag+ के रूप में होता है और यहाँ पे Cl- के रूप में है। तो ये Cl जो है वो तो आसानी से बाहर निकल जाता है। आसानी से बाहर निकलेगा तो ये 3 Cl बाहर निकलेंगे, 3 Ag के साथ अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 AgCl बन जाएगा। यानी इस वाले की अगर हम बात करें तो हमें AgCl के कितने मोल प्राप्त होते हैं, 3 मोल। क्योंकि इस कोष्ठक के बाहर 3 क्लोरीन बैठे हैं और ये तीनों के तीनों क्लोरीन जो है कोष्ठक के बाहर होने के कारण आसानी से बाहर निकल सकते हैं और Ag के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। अभिक्रिया करके Ag के कितने मोल आपको देंगे, 3 मोल देंगे। इस कारण से यहाँ पे लिखा गया है कि इसकी अभिक्रिया जब हम AgNO3 के साथ करवाएंगे तो AgCl के हमें 3 मोल मिलेंगे। बात समझ आई। अब ये तो हो गया कि हमें AgCl के 3 मोल मिल गए, तो फिर इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होती है। मैंने आपको कल बताया था कि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है कि जो आपके केंद्रीय परमाणु होते हैं उसके साथ जितने लिगैंड जुड़े होते हैं उपसहसयोजक बंध द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। तो अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें हमारी द्वितीयक संयोजकता जो है वो कितनी होगी, तो आप देख सकते हो 1 कोबाल्ट के साथ 3 अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं उपसहसयोजक बंध द्वारा। तो यहाँ पर 3 कह रही हूँ, सॉरी 6 जुड़े हुए हैं। तो 6 जुड़े हुए हैं तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर उपसहसयोजक बंध कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। और 6 उपसहसयोजक बंध बन रहे हैं तो द्वितीयक संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 6। समझ आई बात, इजी सा था। देखो वैसे तो मैंने यहाँ पे मोल लिख दिया है, लेकिन अगर आपको पूरा कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि AgCl के साथ ये कितने मोल देंगे तो ये आपको खुद को बताना आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर मैं आपको पहचानना बताती हूँ। इसके अंदर देखो आप देख रहे हो कि कोष्ठक के अंदर जो है ना वो तो आयनों में नहीं टूटेगा, कोष्ठक के बाहर जो है ना वो आयनों में टूट जाता है। अगर ये आसानी से आयनों में टूट जाएगा तो ये AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके AgCl देगा। जितने Cl बाहर है उतने ही आपको मोल प्राप्त होंगे AgCl के। 2 Cl बाहर है तो 2 AgCl आपको मिल जाएंगे और जो कोष्ठक के अंदर है वो वैसे के वैसे रहेंगे, ये आयनों में नहीं टूटते। तो यहाँ पर जो आपका अंदर जो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने आपके उपसहसयोजक बंध बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखोगे तो 6 बन रहे हैं। यहाँ पे अमोनिया के 5 है, क्लोरीन का 1 है, टोटल कितने होंगे, यहाँ पर भी आपको 6 ही मिलते हैं।
समझ आई बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर अपने बात करें तो पहली बात इसको देख के पहचानना आना चाहिए कि आपको AgCl के कितने मोल मिलेंगे। क्लोरीन बाहर कितने बैठे हुए हैं, एक ही बैठा हुआ है। अब जो इस कोष्टक के अंदर आ गया वो तो आयनों में नहीं टूटने वाला, लेकिन जो कोष्टक के बाहर है वो तो आपके AgCl के साथ मोल बनाएगा, मतलब AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके AgCl के मोल देगा। तो यहाँ पर जो आपका Cl है वो कितने मोल देगा, एक मोल देगा AgCl का। लेकिन यहाँ की अगर हम संयोजकता की बात करें, द्वितीयक संयोजकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर NH3 के साथ 4 और क्लोरीन के 2 हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। यानी यहाँ पर भी उपसहसंयोजक बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इसकी, तो देखो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं है। सॉरी, इसमें और इसमें, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन बाहर है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन बाहर है। यहाँ पे कोष्टक में टोटल 6 उपसहसंयोजक बंद थे अंदर, यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट की अगर अपने बात करें तो 2 क्लोरीन बाहर है, तो AgCl के 2 मिलेंगे मोल, ये तो आपको क्लियर हो गया। बात आती है कि इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी, तो भाई सभी में 6 है, तो ये सोच के आगे भी 6 मत भर देना, क्योंकि यहाँ पर NH3 के 4 है, यानी PD जो है वो आपके 4 अमोनिया के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, और यहाँ इसकी जो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी 4। क्लियर बात। सबसे लास्ट वाले की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर कोई आयन है क्या, नहीं है। जब ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं तो क्या ये AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके AgCl देगा, नहीं देगा। यही बर्नर सिद्धांत है, क्योंकि कोष्टक के बाहर जब कुछ है ही नहीं तो वो कैसा आयनों में टूटेगा। कोष्टक के अंदर वाले तो आयनों में नहीं टूटते, इसके बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो AgCl के कितने मोल मिलेंगे, 0 मोल, यानी एक भी मोल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोष्टक के बाहर एक भी मोल नहीं है। उसके बाद जो सेकंड बात आती है कि यहाँ पर जो PT है वो आपके कितने उपसहसंयोजक बंधों के साथ जुड़ा हुआ है, अन्य धातु परमाणुओं के साथ उदासीन या ऋणायन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, टोटल कितने हो गए, तो ये हो गए 4। देखो है तो सेम वही 6 6 4 4, लेकिन ये चीज भी वही पेपर में पूछ लेते हैं। ये आपको समझा मैंने दिया है, पहले भर ही लिख दिया था, लेकिन समझा दिया है ये आता कैसे है। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो आप बिना हिचकिचाए इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको पहचानना आना चाहिए कि कोष्टक के अंदर कितने हैं, कोष्टक के बाहर कितने हैं। जितने कोष्टक के अंदर होंगे, जितने आपके उपसहसंयोजक बंध बनेंगे वो हो जाएगी उसकी द्वितीयक संयोजकता। जितने कोष्टक के बाहर होंगे वो उतने ही आयनों में टूट के मोल देंगे, वो हो जाएंगे आपके मोलों की संख्या। क्लियर बात। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब हम बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रकार के बारे में। तो देखना यहाँ पर किस तरीके से है। उपसहसंयोजक यौगिक जो है वो आपकी 4 प्रकार की होती है, मतलब 4 प्रकार के आपके उपसहसंयोजक यौगिक बनते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका सरल धनायन व संकुल ऋणायन। अब आप इसमें देख सकते हो कि जो आपका पोटेशियम है यहाँ पर, ये आपका संकुल के बाहर है। संकुल के बाहर है यानी आप जब इसको आयनों में तोड़ना चाहोगे तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा, मतलब सरल रूप से ये क्या है, धनायन बना रहा है, और जो हमारा संकुल है वो ऋणायन बना रहा है। देखो एक चीज तो आपको पता होगी कि जब हम कोई भी कंपाउंड लिखते हैं तो कंपाउंड के अंदर हम धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। आपने जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पर मान लो आपने लिखा NaCl, ठीक है। अब इस NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। आपने लिख दिया OF2। अब इसमें OF2 के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करता है, प्लस, और फ्लोरीन माइनस का काम करता है। आप HCl ले लो, HBr ले लो, मतलब कोई भी कंपाउंड ले लो। कंपाउंड जब हम कभी लिखते हैं तो आपको ध्यान होगा हमेशा धनायन को पहले लिखा जाता है और ऋणायन को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर जो आपका पहले लिखा हुआ है वो आपका धनायन है। पोटेशियम प्लस चार्ज में टूटता है, आपको पता है। तो ये जो धनायन है ये क्या है, सरल रूप में है। संकुल के अंदर होता तो अब तब हम इसे सरल नहीं बोलते, ये संकुल के बाहर है इसलिए हमने इसे क्या बोला, सरल धनायन। और धनायन के बाद हम क्या लिखते हैं, ऋणायन लिखते हैं। और धनायन के बाद में जो हमारा ऋणायन है वो किस फॉर्म में है, संकुल के फॉर्म में है, यानी संकुल के अंदर है। तो यहाँ पर ये होता
हमारा सरल धनायन, ये होता है हमारा संकुल ऋणायन। हमेशा याद रख लेना, धनायन पहले लिखा जाएगा, ऋणायन बाद में लिखा जाएगा। और देख के आपको पहचान जाना है कि धनायन पहले लिखा जाएगा तो सामने वाला क्या है, साधारण रूप से लिखा हुआ है, तो इस कारण इसे सरल धनायन बोला जाएगा। और ये आपका बाद में लिखा हुआ है, इस कारण इसे क्या बोला जाएगा, संकुल ऋणायन बोला जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि अब देखो मैंने क्या कहा, धनायन पहले लिखा जाता है, ऋणायन बाद में लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपके संकुल की फॉर्म में है, संकुल की फॉर्म में है, तो इसलिए से अपने क्या बोलेंगे, संकुल धनायन। और जो ऋणायन है वो संकुल के बाहर है, यानी सरल रूप में है। यानी जब हम इसको आयनित करना चाहेंगे, यानी किसी के साथ इसका विलयन या सॉल्यूशन तैयार करना चाहेंगे, तो ये आसानी से आयनों में टूट के बाहर निकल जाएगा। इस कारण इसे क्या बोला जाता है, सरल ऋणायन। धनायन पहले होता है, ऋणायन बाद में होता है, वो आपको पहचानना है कि संकुल पहले है या फिर संकुल बाद में है। संकुल पहले होगा तो वो आपका संकुल धनायन कहलाएगा और ऋणायन हमारा उस टाइम सरल होगा। और संकुल बाद में होगा तो पहले जो होगा वो हमारा सरल धनायन कहलाएगा और संकुल ऋणायन कहलाएगा। कई बार क्या होता है कि आपके दो संकुल एक साथ जुड़े होते हैं, जब दोनों संकुल एक साथ होंगे तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे आपका आएगा CO, यहाँ पे आएगा आपका CO, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका CO ये जो है ना संकुल ही, प्लस वाला भी संकुल है, माइनस वाला भी संकुल है, दोनों ही संकुल है। तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं संकुल धनायन और संकुल ऋणायन। यानी आपका जो संकुल है वो पॉजिटिव की फॉर्म में भी है और संकुल ही आपका नेगेटिव की फॉर्म में है, यहाँ पे सरल कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट और आखिरी कंडीशन में क्या होता है, उदासीन संकुल। यानी जब संकुल अकेला होगा तो उस टाइम उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उस पर आवेश होता है आपका 0। आवेश कितना होता है आपका, 0। आवेश 0 होगा तो इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन संकुल बोलते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। 4 प्रकार है, बहुत ही इजी प्रकार है, सरल धनायन, संकुल ऋणायन। आपने हमेशा एक बात माइंड में फिट कर लेनी है कि पॉजिटिव को हमेशा पहले लिखा जाता है, नेगेटिव को हमेशा बाद में लिखा जाता है। और उस हिसाब से आपको देखना है कि संकुल पहले है या बाद में है। अगर संकुल पहले है तो वो आपका संकुल धनायन कहलाएगा, और अगर वही संकुल बाद में है तो आपका संकुल ऋणायन कहलाएगा। और अगर धनायन ऋणायन दोनों ही संकुल है तो संकुल धनायन और संकुल ऋणायन कहलाएगा। और उदासीन वाला तो है ही, उदासीन अकेला पड़ा, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा। अब अपने बात करते हैं कि किसी भी हम कंपाउंड की बात करते हैं, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक की बात करते हैं, तो उसमें हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। देखो ये जो आपका सबसे पहले दिख रहा है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो, ये आयनिक मंडल है, क्योंकि ये आयन के रूप में होता है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, आयन से मतलब है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो आपको पता है ये जो हमारा ये कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर जो आपका Fe पाया जाता है इसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु या परमाणु, है ना। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं केंद्रीय धातु के साथ जो जुड़े होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिगैंड। अब लिगैंडों के पैर में जो संख्या होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। क्लियर बात। अब देखो ये जो कोष्टक जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से, इस पूरे को अपने क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं सबने, समन्वय मंडल। ये तो था भाई आपको उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर किसको क्या बोला जाता है, उनका नाम। अब हम बात करेंगे केंद्रीय आयन या लिगैंड, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय आयन या लिगैंड को परिभाषित कीजिए तो उसकी परिभाषा क्या होगी। देखो केंद्रीय आयन क्या होता है, वह उदासीन अणु या वह धनायन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे हम केंद्रीय आयन बोलते हैं। और लिगैंड क्या होता है, वह उदासीन अणु या ऋणायन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु को देते हैं उसे हम लिगैंड बोलते हैं। अब इसकी भाषा देखते हैं भाई। धनायन या उदासीन धातु परमाणु जिससे 2 या 2 से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन उपसहसंयोजक बंध से बंधित होते हैं उसे हम केंद्रीय आयन कहते हैं। ये लाइन लिख लेना, इसे हम केंद्रीय आयन कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लिगैंड के बारे में। तो लिगैंड का होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु या आयन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। देखो दोनों में क्या फर्क है, ये ग्रहण करता है और ये त्यागता है।
जो ग्रहण करने वाला होता है वो केंद्रीय परमाणु या धातु होता है, और त्यागने वाला आपका लिगैंड होता है। तो इसे अपने क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लिगैंडों के प्रकार। लिगैंडों के भी प्रकार आते हैं, जैसे एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक लिगैंड, बहुदंतुक लिगैंड। ये जो है लिगैंडों के प्रकार हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे लिगैंडों के प्रकार के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, लिगैंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, उभयदंतुक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक दंतुक लिगैंड के बारे में। देखो, एक दंतुक लिगैंड किसे कहते हैं? जब कोई भी लिगैंड सिर्फ एक ही परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाता हो, उसे हम कहते हैं एक दंतुक लिगैंड। जैसे मान लो आपके पास अमोनिया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन, पूरे अमोनिया में सिर्फ और सिर्फ केवल नाइट्रोजन ही क्या करता है, अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है केंद्रीय परमाणु को। हाइड्रोजन का तो कोई रोल नहीं होता। कहने का मतलब है एक दंतुक लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिसमें केवल एक परमाणु ही अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं पूरे यौगिक के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो, इसको एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपने। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता है, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CONH3 की 6, मैं लिख दिया CONH3 की 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कोबाल्ट होता है, यहाँ पे कोबाल्ट है, वो आपको छोटा लिखना है। कोबाल्ट है, यहाँ पर कोबाल्ट को ये जो NH3 होता है वो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब इस NH3 में ना सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा है अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को। दूसरे जो 3 हाइड्रोजन बैठे हुए हैं वो बिल्कुल रोल नहीं निभा रहे उपसहसंयोजक बंध बनाने में। समझ आ रही है बात? ऐसी अगर मैं एक और अमोनिया की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजन ही अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दे रहा है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके साथ जब मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगी ना, फिर आपको पता लग जाएगा कि एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक लिगैंड क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऐसा लिगैंड जो धातु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। अब ये अमोनिया जो है ना, ये सिर्फ एक उपसहसंयोजक बंध बना रही है ना, दूसरा अमोनिया दूसरा उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। ऐसे तीसरा जो है वो भी खुद की तरफ से एक बनाएगा, चौथा भी खुद की तरफ से एक बनाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक अमोनिया दो उपसहसंयोजक बंध इकट्ठे बनाए। जहां एक परमाणु जो होता है वो एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक दंतुक लिगैंड। लेकिन अगर हम बात करते हैं द्विदंतुक लिगैंड के बारे में, तो ध्यान से समझना, ऐसा लिगैंड जो धातु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, इसके अंदर अपने बात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास पूरा कंपाउंड दे रखा है एथिलीन डाइअमीन का। ठीक है, जब हम फॉर्मूले के अंदर इसको यूज करते हैं, यौगिक के अंदर इसको यूज करते हैं, तो हम इसको पूरा ना लिख के सिर्फ इसका साइन होता है en, तो इसको लिख देते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ये जो कंपाउंड है एथिलीन डाइअमीन का, जिसे हम En बोल रहे हैं, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन दोनों ही क्या कर रहे हैं, उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं। यानी अब कोई अगर धातु आके जुड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोबाल्ट अगर जुड़ गया, तो ये एथिलीन डाइअमीन जो है, En जो है, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ COEN की 6 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, COEN की 3। तो इस En की 3 का मतलब क्या हुआ कि जो ये एक En है ना, ये दो उपसहसंयोजक बंध इकट्ठे बनाता है। दूसरा En 2 और बना लेगा, तीसरा En 2 और बना लेगा। तो यानी कोबाल्ट की द्वितीयक सहसंयोजक संख्या तो 6 ही होगी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ En कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका एथिलीन डाइअमीन होता है, यानी जो En होता है, वो एक साथ दो उपसहसंयोजक बंध इकट्ठे धातु के साथ बनाता है। इसमें क्या था कि जैसे मान लो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये अकेले एक ही बंध बना रहे थे, उपसहसंयोजक एक ही बंध बना रहे थे, एक से ज्यादा नहीं बना रहे थे। लेकिन द्विदंतुक लिगैंड में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, दो इकट्ठे उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, केवल एक कंपाउंड। अब ये अकेला En क्या करेगा, दो उपसहसंयोजक बंध सीधे बना लेगा। जैसे मान लो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से है।
कंपेयर करके समझेंगे बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। देखो बात क्या है, बात ये है कि हम एक दंतुक लिगैंड की बात करेंगे ना, तो वहां पर तो हमारा फॉर्मूला होता है CONH3 की 6, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं द्विदंतुक लिगैंड की, तो वहां पर क्या हो जाता है COEN की 3। अब देखो इनको मैं स्ट्रक्चर को बना के बताती हूँ कि क्या चीज है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इसमें जो कोबाल्ट होता है इसके साथ कितने अमोनिया जुड़ते हैं, 1 2 3 4 और 5 6। ये वाला जो सारे के सारे उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं, तो आप लोगों ने तीर का निशान इस तरीके से लगा देना है। मैं यहाँ पे पहले फिल कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर आ गया CO, आ गया। अब ये CO जो है ना वो क्या करता है, यहाँ पर आपका, यहाँ पे मैं बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6, बन गए 6। अब क्या होता है कि एक EN 2 उपसहसंयोजक बंध एक साथ बना रहा है, यानी ये 2 उपसहसंयोजक बंध जो है ना एक साथ एक EN बना रहा है। तो यहाँ पर इनको इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर भी एक EN जो है वो 2 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और यहाँ पर भी एक EN 2 उपसहसंयोजक बंध एक साथ बना रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो अगर हम बात करें, चाहे इस कंपाउंड की बात की जाए चाहे इस कंपाउंड की बात की जाए, दोनों की द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6 है। क्योंकि इसमें उपसहसंयोजक बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। समझ आ रही है मेरी बात। देखो बॉन्डिंग जो है ना वो तो दोनों में 6 है, लेकिन एक दंतुक लिगैंड में क्या होता है, एक दंतुक लिगैंड में केवल एक अमोनिया जो है एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा कोबाल्ट के साथ, लेकिन एथिलीन डाइअमीन जो है वो एक साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। इस कारण इसे द्विदंतुक लिगैंड कहा जाता है। आई थिंक अब बात जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी आपको। तो सीधी सी बात है, एक दंतुक लिगैंड और द्विदंतुक लिगैंड में क्या अंतर है। एक दंतुक लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, और द्विदंतुक लिगैंड किसे कहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब एक देखो मैंने ना 2 बातें बताई है मैंने, एक तो होती है द्वितीयक संयोजकता और एक होती है आपकी उपसहसंयोजन संख्या। अब द्वितीयक संयोजकता और उपसहसंयोजन संख्या में क्या अंतर है, दोनों बातें मैंने आपको बताई है। द्वितीयक संयोजकता की अगर हम बात करें तो द्वितीयक संयोजकता मतलब है कि कितने आपके उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं। दोनों कंडीशन में 6 बन रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। समझ आ रही है मेरी बात। दोनों कंडीशन में द्वितीयक संयोजकता 6 होगी, लेकिन अगर उपसहसंयोजन संख्या की बात की जाए तो उपसहसंयोजन संख्या में इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पर जो आपका केंद्रीय धातु जुड़ा है, केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगैंडों की जो टोटल संख्या होती है उसे कहा जाता है उपसहसंयोजन संख्या। यानी यहाँ पर जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो होगी 6, लेकिन यहाँ पर जो उपसहसंयोजन संख्या होगी वो होगी 3। लेकिन दोनों में द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, दोनों में 6 होगी। द्वितीयक संयोजकता यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने आपके लिगैंड बंध बना रहे हैं, मतलब लिगैंडों के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यानी उपसहसंयोजन संख्या तो अलग है, द्वितीयक संयोजकता अलग है। द्वितीयक संयोजकता दोनों में होगी 6, लेकिन उपसहसंयोजक संख्या होती है कि केंद्रीय परमाणु के साथ कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 6 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं। समझ आ रही है बात। अब देखते हैं इसको अच्छे से, अब समझ आ जाएगा आपको। देखो थोड़ा सा ना ध्यान लगाया करो अच्छे से। थोड़ा सा एक बार आपको लग सकता है कि भाई नई चीज पढ़ रहे हैं, नई चीज पढ़ेगी, और वैसे भी चैप्टर है बहुत इंटरेस्टेड। नई नई चीज़ों को जितना ज़्यादा नई नई चीज़ें हम सीखते हैं उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ हम आज कुछ नया सीख रहे हैं। चलो देखते हैं। अपने बात कर रहे थे एक दंतुक लिगैंड के बारे में, तो यहाँ पर ऋणावेशित एक दंतुक लिगैंड आपको 2 तरीके से मिलेंगे, एक तो ऋणावेशित मिलेंगे और एक उदासीन मिलेंगे। ऋणावेशित जहाँ पर होगा, अब देखो Cl को आप क्या बोलते हो, क्लोरीन। अगर हम इसको एज ए लिगैंड के रूप में उपयोग में लेते हैं तो इसके शब्द के अंत में O जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है,
O जुड़ जाता है, यानी क्लोरीन जो आपका ऋणावेशित आपका लिगैंड के रूप में काम करेगा, तो उस टाइम इसे बोलेंगे क्लोरिडो। इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे? इनका उपयोग करेंगे जब हम इनके IUPAC नेम पढ़ेंगे ना, तब करेंगे। देखो मेरा जो फर्स्ट सेकंड वीडियो है ना, वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, यानी आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि अगर हम नामकरण करेंगे तो नामकरण करने से पहले किसको क्या बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है, ये चीज़ क्लियर होना जरूरी है। अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको बहुत ही आसान लगेगा नामकरण करना। और नामकरण के अंदर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किसके अंदर जो अपने बोल सकते हैं माइनस कितना है, माइनस का प्लस का कितना है, उसके ऊपर जो अपने बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। नामकरण में ऑक्सीकरण अवस्था का पता होना बहुत जरूरी है, और ऑक्सीकरण अवस्था का आपको तभी पता होगा जब आपने ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर रखी होंगी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो उनके बारे में बता रही हूँ। बाकी जो एक आधे एक्स्ट्रा है आप खुद से कोशिश करो कि एक आधे बाहर से, मतलब मेरी वीडियो के अलावा इसको ऑब्जर्व कर सको, यानी बुक वगैरह की हेल्प से। चलो देखते हैं, यहाँ पर बात आती है कि Cl- को बोलते हैं क्लोरिडो, Br- को ऐसे ही Br- को क्या बोलेंगे? ब्रोमिडो, I- को बोलेंगे आइडो, F- को बोलेंगे फ्लोरिडो, SO4- को बोलेंगे सल्फेटो। वैसे तो सल्फेट बोलते हैं, लेकिन लास्ट में O जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये ऋणावेशित लिगैंड के रूप में जब ये काम करेगा। ऐसे C3O- को बोलेंगे कार्बोनेटो, M2O- को बोलेंगे नाइट्राइटो, Cn- को बोलेंगे साइनो, SCN को बोलेंगे थायोसाइनेटो। अब यहाँ पे ये जो सारे हैं ना, ये सारे उदासीन हैं। उदासीन का मतलब है जो एमीन है, एमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जैसे मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे? आपको कोबाल्ट का मान ज्ञात करना है। मैं इसको ना यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। आपको कोबाल्ट का मान ज्ञात करना है, आपने X रख दिया। अब आपको इसका मान पता होना जरूरी है। अभी मैंने कहा जो एमीन होता है वो होता है आपका उदासीन, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस में 0। इसको मैं पूरी तरीके से लिखूँ तो यहाँ पर आपका Cl3 भी होता है। तो ये Cl3 है, तो एक Cl के ऊपर -1 होगा, तो 3 Cl के ऊपर कितने हो जाएंगे? -3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। यानी आपको ये निकालना आसान तब लगा जब आपको इसका पता हो। अगर आपको इसका नहीं पता होता तो आप इसका मान नहीं निकाल सकते थे। समझ आ रही होगी मेरी बात। अब देखो ऐसे ही कार्बोनिल की बात करें, ये भी उदासीन होता है। एक्वा जिसे अपने जल बोलते हैं, ये भी उदासीन होता है। PY-पिरिडिन ये भी आपको उदासीन होता है। और C6H6 बेंजीन ये भी आपका उदासीन होता है। इनका जहाँ भी यूज होगा समझ जाना इनकी ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है? 0 है। और जहाँ इनका यूज होगा तो कहीं पर आपको -2 वाले मिल रहे हैं, कहीं पर आपको -1 वाले मिल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस पे -1 चार्ज आ रहा है, किस पे -2। तो आपका जो होमवर्क है ना वो ये है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको आप लोगों ने लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जब मैं नामकरण कराऊं तो वो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगे, बहुत ही इजीली समझ जाए। बेसिक पता होगा तभी आप आगे अच्छे से कर पाओगे। अब अपनी बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एक दंतुक लिगैंड। अब हम बात करेंगे द्विदंतुक लिगैंड के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया था ऐसा लिगैंड जो धातु के साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बनाते हो, ऐसा लिगैंड जो धातु के साथ 2 उपसहसंयोजक बंध बनाते हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विदंतुक लिगैंड बोलते हैं। अब द्विदंतुक लिगैंड में भी आपको उदासीन और ऋणावेशित मिलते हैं। ये जो आपका एथिलीन डाइअमीन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0। इसमें ना कोई प्लस ना कोई माइनस, कोई चार्ज नहीं होता। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो यहाँ पर भी आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर आप अगर Cl3 लगा देते हो तो भी मान सेम निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एथिलीन डाइअमीन का फॉर्मूला क्या है। देखो नाम क्या है? एथिलीन डाइअमीन। CS2 क्या होता है आपका? एथिल होता है, एथिल। ये भी आपका एक CS2 दूसरा CS2 जो होता है, दोनों आपस में जो जुड़ते हैं इसे अपने बोलते हैं एथिलीन। आपको पता ही होगा एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब कुछ आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ें 10th में भी पढ़ी हुई है, 11th में भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 और साथ ही साथ बॉन्ड और जुड़े होते हैं, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एथिलीन।
क्या बोलते हैं, एथिलीन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो पहली बात तो यहाँ पे और कुछ नहीं जुड़ा होता। दूसरी बात, इसे हम उस टाइम क्या बोलते, एथीन बोलते। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन श्रेणी का होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन श्रेणी का होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन श्रेणी का होता है। ये सारे के सारे आपने पहले पढ़े हुए हैं, बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने। फिलहाल ये ध्यान में रखो कि ये आपका CH2 जो होता है इसे हम बोलते हैं एथिलीन। यहाँ पे NH2 कितने आपके पास, 2 है, तो 2 NH2 के एक NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, तो 2 NH2 को क्या बोलेंगे, डाई अमीन। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाई अमीन। क्या नाम हो जाएगा, एथिलीन डाई अमीन, एथिलीन डाई अमीन। क्लियर बात। तो इसको हम किससे शो करते हैं, EN से शो करते हैं, जिसे मैंने आपको बताया कि जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में EN के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऋणावेशित के अंदर एक तो आता है आपका ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका C2O4। ऑक्जेलेटो का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4। इसको सामान्यतः OX से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, OX से लिखा जाता है। यहाँ पर देखो ये चीज है ना, कंफ्यूज मत होना, ये चीज जो है, ठीक है, ये चीजें अलग है, ये चीजें अलग है, मैंने सेपरेट कर दिया, कहीं आप मिक्स ना कर दो, ठीक है। अब ऑक्सीडेटो के अंदर क्या होता है कि 2 कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन जो होते हैं ना, इसकी संयोजकता होती है 4। एक कार्बन की संयोजकता 4 है, दूसरी की भी 4 होती है। तो एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए और यहाँ पर आपका ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी होता है नेगेटिव चार्ज। संरचना थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इससे आइडिया लग जाता है कि इस पे माइनस है, इस पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 चार्ज का होगा। क्लियर बात। तो ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेटो का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 होता है, और C2O4 को अगर हम खोल के लिखेंगे तो इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके लिगैंड मतलब मैंने बोल सकते हैं उपसहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं, और इसको लिखा जाता है OX से। इसके ऊपर आवेश कितना है, -2। क्लियर बात। नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो भी एक ऋणावेशित ही होता है, लिगैंड है। ऋणावेशित कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर आता है -1 चार्ज। आपको मैंने क्या बताया, ये वाला क्या है, एथिलीन डाइअमीन, ये वाला क्या है, ऑक्सीलेटो है। ग्लाइसिन क्या है, आधा इसको काट लो, आधा इसको काट लो और उनको जोड़ दो, ठीक है। ये देखो, हाफ ये है और हाफ ये है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा ग्लाइसिनेटो। और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। आई थिंक ये जो आपका टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे बहुदंतुक लिगैंड के बारे में और उभयदंतुक लिगैंड के बारे में। देखो, बहुदंतुक लिगैंड नाम से क्या पता चल रहा है कि जब 2 से भी अधिक लिगैंड अगर किसी एक यौगिक द्वारा बने तो उसे अपने क्या बोलते हैं, लिगैंड। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कोई आपके पास कोई भी परमाणु है, अब जब वो परमाणु आपका 2 से अधिक उपसहसंयोजक बंध एक साथ बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुदंतुक लिगैंड बोलेंगे। इसके अंदर आपके चतुर, पंच, षट, सप्त सभी प्रकार के लिगैंड आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखना, ऐसा लिगैंड जो धातु के साथ 2 से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा EDTA। EDTA क्या है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। और इसके ऊपर आवेश होता है -4। तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अब इसने क्या बोला है, एथिलीन बोला है, ये मिल गया आपको एथिलीन। उसके बाद इसने बोला है डाइअमीन। डाइअमीन का मतलब क्या होता है, देखो डाइअमीन, जो अमीन ये होता है ना, अगर मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 बॉन्ड इस तरीके से निकाल दिए तो भी ये अमीन ही होगा, क्योंकि इस टाइम जो ये आपका नाइट्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन की जगह ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये तो हो गया एथिलीन, ये हो गया आपका डाइअमीन। अब इसमें बोला है टेट्रा एसीटेटो, और एसीटेटो का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH3COO- को एसीटेटो कहा जाता है। यहाँ पर CH3CO- कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेट्रा, तो ये हो जाएगा टेट्रा एसीटेटो। अब इसमें देखो कितने आपके
ये लिगैंड बन रही हैं, ये नाइट्रोजन भी अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देके उपसहसयोजक बंध बना सकता है, ये भी बना सकता है, 2 हो गए। ये ऑक्सीजन भी बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन बना सकता है और ये वाला ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो टोटल कितने हो गए? ऑक्सीजन तो 4 हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, तो 6 ये आपके क्या कर सकता है? उपसहसयोजक बंध बना सकता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? षट्दंतुक लिगैंड का है। क्लियर बात? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं उभयतंतुक लिगैंड के बारे में। तो उभयतंतुक लिगैंड किसे कहते हैं? जब एक आपका जो परमाणु है जिसका आप लिगैंड ले रहे हो वो 2 से अधिक जो है प्रकार से उपसहसयोजक बंध बना सकता है, तो उसे हम बोलते हैं उभयतंतुक। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है? NO2 है। अब ये NO2 जिस धातु के साथ जुड़ा हुआ है ना, उस धातु में नाइट्रोजन भी अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसयोजक बंध बना सकता है, या फिर ये ऑक्सीजन भी देकर उपसहसयोजक बंध बना सकता है तो NO2। अब NO2 को चाहे आप NO2 लिखो चाहे ONO लिखो, है तो ये एक ही बात। किसी कंडीशन में हो सकता है धातु के साथ नाइट्रोजन बने, कई कंडीशनों में हो सकता है उपसहसयोजक बंध ऑक्सीजन के साथ बने। तो एक ही फॉर्मूले को 2 तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है, 2 तरीके से उपसहसयोजक बंध बना सकता है। इस कारण से इसे उभयतंतुक लिगैंड कहा जाता है। यहाँ पर दाता परमाणु नाइट्रोजन है, यहाँ पर दाता परमाणु ऑक्सीजन है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा लिगैंड जिसमें 2 से अधिक परमाणु हो, 2 से अधिक परमाणु 2 से अधिक होने चाहिए। दूसरी बात, जो परिस्थिति के अनुसार धातु के साथ उपसहसयोजक बंध बनाता हो, परिस्थिति के अनुसार बंध बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार परिस्थिति नाइट्रोजन के साथ बंध बनाने वाली पड़ सकती है, तो कई बार परिस्थिति ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने वाली हो सकती है। इसे तो हम बोलते हैं नाइट्रो, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइट्रो, इसे नाइट्रो, इसे नाइट्राइट्रो। क्लियर बात? अब नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो Cl जो होता है, यहाँ पर कार्बन भी अपना उपसहसयोजक बंध बना सकता है, कार्बन भी धातु के साथ उपसहसयोजक बंध बना सकता है। Cl को तो हम बोलते हैं साइनो, और यहाँ दाता परमाणु क्या है? कार्बन है। लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है Nc, और Nc के अंदर नाइट्रोजन आपका उपसहसयोजक बंध बनाता है, इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनो, और आइसोसाइनो के अंदर दाता परमाणु क्या है? आपका नाइट्रोजन। क्लियर बात? नेक्स्ट अपने बात करते हैं SCN। SCN के अंदर जब अपने बात करते हैं थायोसाइनेटो के बारे में, तो उस टाइम आपका सल्फर होता है, उपसहसयोजक बंध बनाता है। और अगर हम बात करते हैं आइसोथायोसाइनेटो के बारे में, तो वहां पर आपका नाइट्रोजन आ जाता है। देखो आइसो जहां पर आ रहा है ना, वहां पर नाइट्रोजन पहले है, बाकी बाद में है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो बहुतंतुक लिगैंड और उभयतंतुक लिगैंड जो है आपको समझ आ गया होगा। बहुतंतुक लिगैंड जिसमें आपका कोई भी यौगिक जो है वो आपके एक साथ कई सारे उपसहसयोजक बंध बना सकते हैं। अकेला ही एक साथ कई सारे उपसहसयोजक बंध बनाएगा तो उसे हम बोलेंगे बहुतंतुक लिगैंड। और उभयतंतुक लिगैंड यानी आपके 2 से अधिक या 1 से अधिक परमाणु जब जुड़े होते हैं और परिस्थिति के अनुसार कोई सा भी आके उपसहसयोजक बंध बना सकता है, उसे हम बोलते हैं उभयतंतुक लिगैंड। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि उसमें हम IUPAC नाम जो है वो पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा वो। तो इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने 12th की स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।